हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं इसमें, इसीलिए हम इसे कुछ सब पार्ट्स में टेकअप करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट राइट अवे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पार्ट में, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट डीएनए। तो डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसके स्ट्रक्चर और डिटेल्स हम इस चैप्टर में करेंगे। साथ ही साथ इसकी कैसे डिस्कवरी हुई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उस पार्ट को भी हम टेकअप करेंगे। उसके बाद आरएनए और डीएनए का आपस में रिलेशन और कैसे ये सारे प्रोसेसेस को, जैसे कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन एंड उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन, ये प्रोसेसेस टेकअप करता है। उसके बाद बात करेंगे जेनेटिक कोड की कि किस तरह से सारे के सारे अमाइनो एसिड्स एमआरएनए कोड करता है, एंड फॉलोड बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम डिटेल्स टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए की। ये चैप्टर थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। अगर आपको पहले अच्छे से नहीं भी आता बायोमोलिक्यूल्स, तो इस चैप्टर में जब आप करोगे तो आपका सारा ये कंप्लीट यहाँ पे भी हो जाएगा। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है डीएनए। तो सबसे पहले सबसे छोटे यूनिट से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, क्लास 11 से हम जानते हैं कि नाइट्रोजिनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स ए और जी, एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन्स हैं, एंड CTU साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल पिरामिडिन्स हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो प्यूरिन्स हैं वो तो कॉमन ही हैं दोनों में, ए और जी, एजी प्यूरिन्स। पिरामिडिन्स में थायमिन एंड साइटोसिन की प्रेजेंस होती है डीएनए के अंदर। ये नाइट्रोजिनस बेसिस जब शुगर्स के साथ मिलते हैं तो दे फॉर्म न्यूक्लियोसाइड्स। इन न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट को अटैच कर दिया जाए तो इट बिकम्स न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स मल्टीपल मिला दिए जाए तो दे फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स डिपेंडिंग अपॉन इफ इट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोस शुगर तो वो डीएनए, अगर वो राइबोस शुगर कंटेन करता है तो वो आरएनए फॉर्म करता है। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो डीएनए के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक जनरल अकाउंट से कि लार्ज पॉलीमर है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। अगर लेंथ ऑफ डीएनए देखनी हो हमने कि सेल के अंदर कितनी है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से, कि मतलब जैसे बेस पेयर्स कितने हैं उसके हिसाब से, या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो दो स्ट्रैंड्स हैं, दो स्ट्रैंड्स में अगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स का पता हो तो हम लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो नंबर है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक होता है, तो हमें इसमें फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, साई 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48502 बेस पेयर्स हैं। इसी तरह से इस्चेरिचिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर हैं। हमारे ह्यूमंस के हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, और डिप्लॉइड देखें तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि कौन सिंगल स्टैंडर्ड है और कौन डबल स्टैंडर्ड है, वो भी आप याद कर लीजिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी और इधर मॉलिक्यूलर बेसिस में भी, ये दोनों जगह आपको काम में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। तो चेन में हम अगर अब एक स्लाइड सी रेपिटेशन है
कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 कंपोनेंट्स थे, ये हमने किया था, एक नाइट्रोजिनस बेस, एक पेंटोस शुगर, इन दिस केस दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, और साथ ही साथ हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये आपको याद करना है, एमसीक्यू व्यू पॉइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी से आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे, ये जो अब हम कंसेप्ट करने लगे हैं। तो जो एडेनिन है इट बाइंड्स विद थायमिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन बाइंड्स विद ग्वानिन, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ से आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस से 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। 1, मेल्टिंग पॉइंट अगर आपने देखना हो कि किस डीएनए का ज़्यादा है, किस डीएनए स्ट्रैंड का कम है, वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने एडेनिन थायमिन कंटेन कर रहा है या वो कितने साइटोसिन ग्वानिन। तो हमारे पास क्या होगा, जो एडेनिन है और थायमिन है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर 80 रिच रीजन्स होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा एज कंपेयर टू द अदर वन विच हैज CG रीजन्स मोर। एक ये चीज़ यहाँ से कैलकुलेट होती है। दूसरी, यहाँ से कैलकुलेशन में ये आता है कि अगर हमें एडेनिन का कम अमाउंट गिवन है तो थायमिन का काउंट आउट करना, और इसी तरह से साइटोसिन और ग्वानोसिन का कैलकुलेट करना। बट उसके लिए हम चैरगर्स रूल की बात करते हैं, तो चैरगर्स रूल थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब आप वो वाले न्यूमेरिकल्स को कवर कर पाओगे। इसी वीडियो में इसकी बात करेंगे, बट अभी हम कंटिन्यूटी को ब्रेक किए बिना डीएनए का स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेसिस A और T और C आपस में डबल एज वेल एज एंड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजिनस बेस के साथ शुगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच्ड होती है, तो ये हमें याद रखना है कि दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे ये लिंकेज बनी हुई है। तो जब ये न्यूक्लियोसाइड बनेगी, हमने 11th में भी किया था, तो एडेनोसिन ग्वानोसिन SIN ये दोनों के साथ, लेकिन जो पिरामिडिन्स हैं उनके साथ सिटिडिन, इसी तरह से जो थायमिडिन है या ये यूरिडिन होगा। तो यूरिडिन तो चलो यहाँ पर नहीं है, हम डीएनए की बात करें अभी सिर्फ। तो न्यूक्लियोसाइड्स में साइन एंड डाइन, साइन विद प्यूरिन्स एंड डाइन विद पिरामिडिन्स, ये आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका है। तो आपको कैसे इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे कि एक सेट गिवन होता है जिसमें वो पूछते हैं कितने न्यूक्लियोसाइड्स हैं या कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं इस ग्रुप में, तो उसको आंसर करने के लिए आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किसके पीछे न्यूक्लियोसाइड के क्या आता है। देन उसके बाद बात करते हैं, इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, कहाँ है 5' साइड ऑफ न्यूक्लियोसाइड पे। ये क्या है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ की शुगर के साथ फॉस्फेट बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसलिए वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होगी। विद इन वन फॉस्फोएस्टर लिंकेज एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, लेकिन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के साथ जो फ्रेम हो रहा है, मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड जब बन रहा तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसका 5' या 3' एंड कौन सा है। तो पॉलीमर जो बनता है उसमें फ्री फॉस्फेट मोइटी अटैच्ड है 5' एंड ऑफ राइबोस शुगर पे, इसको बोल देते हैं 5' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दूसरी तरफ जो राइबोस है उसमें 3' एंड फ्री है, वहाँ पे उसे बोल देते हैं 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जितनी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन है, आप देख सकते हो ये जो जिगजैग के ऊपर है, फॉस्फेट शुगर ये ऑल्टरनेट कर रहा है, तो इसका मतलब शुगर्स और फॉस्फेट्स ही मिलकर बैकबोन बना रही हैं।
अब ये जो नाइट्रोजीनस बेसिस है ये शुगर के साथ पूरा जहाँ जहाँ बॉन्ड बन रहे हैं आप देख सकते हो कि ये बैकबोन में से बॉन्ड्स आपस में नाइट्रोजीनस बॉन्ड्स जो है वो स्टेयरकेस की तरह बैकबोन के साथ वो जुड़े हुए हैं। अब इसी तरह से अगर हम आरएनए के साथ डीएनए को थोड़ा कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, आरएनए में राइबोस शुगर में 2' पोजीशन ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप एडिशनल प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से आरएनए में और क्या था, यूरेसिल प्रेजेंट है इन प्लेस ऑफ थायमिन। थायमिन क्या होती है, थायमिन इज केमिकली 5-methyl यूरेसिल, तो मतलब ये थायमिन का केमिकल नेम है। तो मेथिलेशन होने से स्टेबिलिटी मिल जाती है, ये हम अगले टॉपिक में आगे मतलब टेकअप करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो जो डीएनए है, अब इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो दिस इज़ अ एसिडिक सब्सटेंस। सबसे पहले ये फ्रेडरिक मीस्चर था, उसने 1869 में ढूंढा था, तो इसका ऐसे नाम न्यूक्लिन रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब इतना लंबा पॉलीमर था, टेक्निकल लिमिटेशंस थी कि कैसे इसका पूरा स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया जाए, तो बहुत देर तक इसका कोई काम नहीं हुआ। 1953 में जाके वॉटसन एंड क्रिक ने इसके ऊपर जो इसका डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो देना शुरू किया। तो उन्होंने वो भी कैसे, उनको भी कैसे पता चला, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी की थी म्यूरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। उस पे बेस करके इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स मॉडल जो है, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उसके डिटेल्स दिए थे। तो बेसिकली इसमें किस चीज़ से पता चला था, उनको पता चला था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में कैसे बेस पेयरिंग होती है, मतलब कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ बेस पेयरिंग, जैसे कि A T के साथ बॉन्ड करता है, G C के साथ बॉन्ड करता है। इस चीज़ से ही ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो थे उनको पता लगने शुरू हुए। तो कहाँ से, इसी चीज़ से एरविन चैरगफ ने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रूल दिया, चैरगफ्स रूल बोलते हैं इसे। इस रूल के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ प्योरीन्स इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरामिड्स। कैसे, जैसे क्योंकि आपको पता ही है A T के साथ बॉन्ड करता है, G C के साथ बॉन्ड करता है, तो इससे आप इन्फर कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन। तो इससे प्यूरिन्स का अमाउंट पिरामिडिन्स के बराबर हो गया। तो A प्लस G इज इक्वल टू C प्लस T, या इसको आप कह सकते हो A प्लस T ओवर C प्लस T इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही जो प्यूरिन्स हैं और पिरामिडिन्स हैं उनकी रेशियो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ कांस्टेंट रहती है, कि इससे हमें अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स जो है अमाउंट ऑफ पिरामिडिन के बराबर होने से हमारा ये सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, जिसकी मैंने आपको शुरू में वीडियो में बात की थी, कि जहाँ हमने डिस्कस किया था कि अमाउंट्स बराबर होते हैं। और इससे अब क्योंकि आपको प्यूरिन पिरामिडिन में इक्वलाइज होने का पता है, इसलिए अगर एक चीज़ का पता होगा, एक नाइट्रोजीनस बेस का पता होगा, आप दूसरे का पता लगा सकते हो, क्योंकि टोटल अमाउंट अगर परसेंटेज गिवन है तो वो 100% होगी प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स को मिला के। फॉर एग्जांपल अगर हमें एडेनिन गिवन है 18%, उससे हमें पता लग गया क्योंकि ये थायमिन से बॉन्ड बनाती है तो वो 18% ही थायमिन होगी। तो 18 प्लस 18 36, 100 में से 36 माइनस करके 64 आ गया, वो हमारी पिरामिडिन्स का अमाउंट है। और वो अमाउंट जो है वो मतलब दूसरे बेसिस का C और G का है, और वो आपस में भी वो 50-50% होगी, क्योंकि उन्होंने ही आपस में बॉन्ड बनाना, तो 32% ईच आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सेकंड काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो वापस चलते हैं।
अब ये बेस पेयरिंग से हमें पता क्या चलता है और क्या पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक साइड या एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता हो तो हम सेकंड साइड ऑफ डीएनए आसानी से, सेकंड स्ट्रैंड जो है उसकी सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। तो मतलब ये एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए। तो अब बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स की। ये जो डबल हेलिकल मॉडल है इसमें वॉटसन एंड क्रिक ने क्या क्या फीचर्स दिए थे। सबसे पहले इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, हमें पता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो बैकबोन है वो फॉस्फेट शुगर की बनती है और बेसिस जो है अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। सेकेंड बात करते हैं, दोनों चेन्स की एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। आप देख सकते हो शुगर्स एक साइड की पॉइंटेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स हैं, एक साइड की टुवर्ड्स अपवर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रैंड 5 to 3' डायरेक्शन में एंड दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में जा रहा है। अब थर्ड पॉइंट अगर टेकअप करें तो बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से अटैच्ड है एंड जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से 3 बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड है। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर से क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि जो प्यूरीन है इट इज़ अ डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पिरामिडन इज सिंगल रिंग, इसलिए डीएनए का डायमीटर सेम रह जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। तो कितना होता है, दिस इज़ 20 एंगस्ट्रॉम, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट आई थिंक इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि दो चेन्स जो हैं दे आर इन राइट हैंडेड फैशन। तो इनमें जो पिच की अगर हम बात करें हेलिक्स की तो दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये अगर हम देखें तो एक पूरा स्ट्रैंड जो है वो अपने में एक पूरा स्पाइरल जो है वो 10 बेस पेयर्स को कैरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 10 बेस पेयर्स थोड़े से ओवरलैप्ड वे में एक के ऊपर एक स्टैक्ड है। तो टोटल जो 360 वो पूरा स्पाइरल कवर करेगा ना, तो इसका मतलब हर बेस पेयर के बीच में 36 डिग्री का एंगल है। ये जो ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग हुई है ना, उस स्टैकिंग की वजह से भी इसको डीएनए के स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी मिलती है। देखो पहली स्टेबिलिटी तो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन साइड ऑफ द स्ट्रैंड है तो वहाँ पर वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये स्टैकिंग की वजह से हो गया। तो आपको ना यहाँ पर क्या है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर यूनिट्स याद करने पड़ते हैं। तो अगर हम देखें दो स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस और टोटल स्पाइरल का डिस्टेंस, टोटल स्पाइरल इज 34 एंगस्ट्रॉम। इसमें से क्योंकि 10 है तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा ईच बेस पेयर्स का आपस में डिस्टेंस। तो आपको देखना है एमसीक्यू में नैनोमीटर्स लिखा है या एंगस्ट्रॉम लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। मतलब इसमें क्या है, टेक्निकलिटीज़ या याद करने वाली चीज़ें वैसे कम हैं, लेकिन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। तो इसीलिए थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ पढ़ने वाला ये वाला चैप्टर है। तो इस तरह से हम अब हमें पता लग गया कि यूनिफॉर्मिटी इन डायमीटर क्यों रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी इनसे अल्टीमेटली फ्रांसिस क्रिक ने ये सारा, जब सारा स्ट्रक्चर वगैरह स्टडी हो गया तो क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा दिया। तो सेंट्रल डॉगमा क्या है, इट इज़ अ बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट करता है एज यू कैन सी इन द फिगर। फिर डीएनए से दैट इज़ रेप्लिकेशन, डुप्लीकेट करना, कि डीएनए ने अपनी कॉपीज बना दी। डीएनए से एमआरएनए का बनना इस ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन्स का सिंथेसिस इस ट्रांसलेशन। तो सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। नो डाउट इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आरएनए वाला जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहे हैं वो आरएनए से डीएनए फॉर्म करते हैं। तो टेमिनिज्म या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसे बोलते हैं। टेमिन एंड बाल्टिमोरे 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये किया था। अब
हमें पता है नई डिस्कवरी जो आ रही है, आप लोग भी अवेयर होंगे कि कुछ प्रोटीन्स हैं जो सिंथेसिस ऑफ डीएनए भी कर लेते हैं। दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। तो इस वीडियो में हम इतना ही टेकअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स टेकअप करते हैं।